सो हमने फंक्शन और रिलेशन के पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग द रिलेशन आल्सो। मतलब हम लोग रिलेशन भी और फंक्शन चैप्टर के सबसे पहले कुछ इजी और मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देन वी विल इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रॉब्लम। सो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स related to relations and functions. So our first problem is, if ordered pairs of x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3. So यहाँ पर क्या है, मेरे पास दो ordered pairs है, तो दोनों आपस में equal given है. So these two ordered pairs are equal. मान लीजिए कि मेरे पास दो ordered pairs है, एक है a b which is given c comma d. तो अगर कभी आपको दो ऑर्डर्ड पेयर जो कि आपको इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, then this implies that a is equal to c and b is equal to d. बिकॉज ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, ये आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर हो, सेकंड के इक्वल हो. सो इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं. सो आवर फर्स्ट पेयर इज x by 3 plus 1 will be equal to 5 by 3. And the second is y minus 2 by 3 that will be equal to 1 by 3. So इसको सॉल्व करते हैं. You will get x by 3 is equal to 2 by 3. 3 gets cancelled, so you get x is equal to 2. So मेरा पहला वैल्यू x का आ चुका है. इसको सॉल्व करते हैं. We will get y is equal to 2 plus 2 by 3 and 1 by 3, that is 3 by 3, and this will get y is equal to 1. So जो x का वैल्यू और जो y का वैल्यू क्या क्या होगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1. Let's go to the next problem. So our next problem is, if a cross b is a comma x, a comma y, b comma x, b comma y, find a and b. फाइंड ए एंड बी. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर इस क्वेश्चन का पहले रिवर्स डिस्कस करते हैं, रिवर्स पार्ट, कि अगर आपके पास दो सेट ए एंड बी दिया हुआ है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. सो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है. बट यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, वी हैव गिवन द क्रॉस प्रोडक्ट एंड वी हैव टू फाइंड द इंडिविजुअल सेट्स ए एंड बी. यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी दे चुका है, a क्रॉस b इज ऑलरेडी गिवन. हमको क्या निकालना है कि सेट a में क्या क्या एलिमेंट्स हैं और सेट b में क्या क्या एलिमेंट्स हैं. तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पेयर्स बने हैं यहाँ पर, पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाएंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या क्या आ रहा है, a दोबारा आ रहा है, तो क्या करेंगे, सेट में क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं. सो a में क्या क्या एलिमेंट है, पहला एलिमेंट a, नाउ वन मोर एलिमेंट दैट इज b. क्या मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स में a और b के अलावा और भी कोई फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है. देखिए मैं फर्स्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि a क्रॉस b का मतलब जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो किस में लाई करेगा, a सेट में, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किस सेट में लाई करेगा, सेट b में. सो सेट a में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, a एंड b. सो आवर सेट a इज a कॉमा b. बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो हम देखेंगे कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं उस ऑर्डर्ड पेयर्स में जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या क्या है. सो एक x यहाँ, y, x एंड y. सो x एंड y इज रिपीटेड 2 टाइम्स. तो चूंकि मुझे क्या बनाना है, वी हैव टू क्रिएट सेट, और सेट में क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है. सो सेट B विल कंटेन x एंड y. सो दिस इज द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B. तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिया हो, A और B को इंडिविजुअल लिखना हो, A के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन बनाएंगे, सेट B के एलिमेंट को फाइंड करने के लिए सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन बनाएंगे, एंड देन वी विल मेक इट अ सेट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ टाइप ऑफ प्रूविंग टाइप प्रॉब्लम. In this problem we have set A and set B. The set A is given as 1, 2. Set B is given as 1, 2, 3. So यहाँ पर मेरे पास दो सेट अवेलेबल है. सेट A में कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट B में कुछ एलिमेंट्स हैं. आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C
इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मतलब यहाँ पर वी हैव टू प्रूव एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस में क्या दिख रहा है, ए क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी इंटरसेक्शन सी एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर these two operations। यहाँ पर दो ऑपरेशन यूज किया गया है, एक है क्रॉस प्रोडक्ट और एक है इंटरसेक्शन। और जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बताया था वहां क्या था, ए ऑपरेटेड ऑन बी स्टार सी इज ए ऑपरेटेड ऑन बी स्टार ए ऑपरेटेड ऑन सी। सो इसी प्रॉपर्टीज पे ये आइडेंटिटी लिखा हुआ है। यहाँ पर मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट है एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज इंटरसेक्शन। सो फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। सो हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं LHS, बिकॉज we have the set A and set B, even the set C, the set C is 5, 6। सो सबसे पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को निकालेंगे। तो जो ब्रैकेट पार्ट है वो क्या है मेरा, B इंटरसेक्शन 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड B इंटरसेक्शन 5। तो B इंटरसेक्शन 5 निकालने के लिए, चूंकि ये क्या है, इंटरसेक्शन है, व्हाट डज इट मीन बाय इंटरसेक्शन? इन केस ऑफ इंटरसेक्शन वी फाइंड द कॉमन एलिमेंट बिटवीन B एंड C। तो क्या करें, इसको डायरेक्ट देख के इसका आंसर लिख सकते हैं, पूरा बेसिक वे में, इसको लेंथी वे में बनाने का जरूरत नहीं है। सो बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, बी में एलिमेंट क्या है 1, 2 एंड 3, सी में एलिमेंट क्या है 5 एंड 6। इज देयर एनी कॉमन एलिमेंट बिटवीन बी एंड सी? नो। सो बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, या लेट अस से कि थोड़ा सा एग्जांपल इस प्रॉब्लम को चेंज कर दें, लेट अस ब्रिंग वन कॉमन एलिमेंट। सो लेट्स सी वी हैव 3, 6। So this will be more type of problem that you want. So B और C में अगर हम देखें, B and C में this time we have a common digit which is 3। ठीक है? Now the next part is you have to find the cross product of this 3 with A। तो A का मेरा एलिमेंट क्या क्या है 1, 2। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, 3 के साथ। क्या क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ। सो द पेयर 1, 2 and 1, 3 not 2 and the next one will be 2, 3। so these are the two ordered pairs that we will get after crossing this set with this set। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद ये मेरा आया LHS पार्ट। नाउ वी विल फाइंड द RHS पार्ट। अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS में क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वी विल फाइंड A क्रॉस B देन A क्रॉस C एंड जो भी सेट आएगा वी विल इंटरसेक्शन दोस टू सेट्स। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या आएगा, वी हैव A दैट इज 1, 2 क्रॉस कितना किसके साथ B। B क्या है मेरा 1, 2, 3। so the number of element in this it will be little more। first of all 1, 1, so it's 1, 1, 1, 2, it's will 1, 2, 1, 3, 1, 3। इसको इजी वे में लिखने का तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को पिक करना है और ये जो फर्स्ट एलिमेंट पिक किए हो इसका पेयर सबसे पहले इन तीनों के साथ बना लेना है। सो मेरा पहला पार्ट कंप्लीट, फिर 2 का इन तीनों के साथ पेयर बनाना है। तो पहला एलिमेंट का पेयर खत्म। नाउ वी विल पेयर दिस 2 का पेयर सबसे पहले 1 के साथ 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3। so this is the cross product of A cross B। now find A cross C। A क्रॉस C निकालने के लिए क्या करेंगे, वी हैव 1, 2 क्रॉस प्रोडक्ट विद C। C कितना है मेरे पास 3, 6। द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 1, 3 then 1, 6 then 2, 3 then 2, 6। so this is the cross product of A cross C। now what is our next target, A cross B और A cross C जो निकला है we have to find the common element in these two operations, in these two elements। तो अगर हम A क्रॉस B और A क्रॉस C में अगर हम कॉमन एलिमेंट फाइंड करें तो क्या क्या होगा 1, 3 is there in this
1 3 is also in A cross C. Next one is 2 comma 3 and 2 comma 3. Is there any other ordered pair that is common to A cross B and A cross C? You can check, there is no other element. So जो A cross B and intersection with A cross C है वो क्या क्या होगा? That will be 1 3 and 2 3. So this is also equal to the LHS. LHS मेरा कितना आया था? 1 3 2 3. So this equation or this identity is verified for this set. Let's go to the next problem. So the next problem is again a set A containing 1 2 3 4. This is the problem of relation. So this problem is a part of a relation chapter. ये relation का एक problem है जिसको we will discuss. So the problem is we have a set A which is containing the elements 1 2 3 4 and 6. Now the relation R is defined from A to A. रिलेशन किस तरह से डिफाइन किए हैं? हम सेट ए पे ही डिफाइन किए हैं. मींस यहाँ पर मेरा जो दोनों सेट है वो क्या है? ए से ए के बीच में है. तो जो मेरा आर होगा वो किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का. तो ए का अगर आप ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे कितने एलिमेंट्स आएंगे? 6 into 6. There will be total 36 ordered pairs. Out of those 36 ordered pairs, there are some pairs which will satisfy some kind of relations. हमको वो पिक करना और वो रिलेशन क्या होगा? सो दिस इज डिफाइंड एज इट्स अ कलेक्शन ऑफ ए बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए. मतलब ए भी क्या होगा? मेरा ए का ही एलिमेंट होगा और बी भी क्या होगा? ए का ही एलिमेंट होगा. एंड द स्टेटमेंट इज बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए. ठीक है. सो दिस इज द मेन स्टेटमेंट. तो आपको जो सॉल्व करना है, जो आर फाइंड करना, आर फाइंड क्या करना है, ये सबसे पहले इसको समझते हैं. क्वेश्चन में पूछा गया है ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए बी. तो हमको फाइंड क्या करना है? ए और बी. क्या कि वो ए और बी होगा क्या? अब वो ए और बी के बारे में कंडीशन दिया हुआ है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट ए. दोनों एलिमेंट मतलब ए और बी दोनों क्या होगा? सेट ए में ही लाई करेगा. और आखिर ये ए और बी को हम पिक कैसे करेंगे? बिकॉज वी हैव 36 पेयर्स ऑफ ए क्रॉस ए. अब उसमें से कौन सा मेरे आर में आएगा? आर में रिलेशन में कौन कौन सा पेयर आएगा? उसके लिए मेरे पास ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है कि बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए ए से. मतलब जो हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे ये ए बी, उसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए. सो लेट अस राइट दोज ऑर्डर्ड पेयर. सो दोज आर विल कंटेन फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2. क्या ये सेकंड पार्ट मेरा फर्स्ट से डिविजिबल है? तो 2 इज डिविजिबल बाय 1, क्योंकि कोई भी नंबर क्या 1 से डिविजिबल होगा ही. सो 1 2 1 3 1 4 1 6 1 3 1 4 एंड 1,6. तो ये 1 पार्ट वाला कंप्लीट हो गया. नाउ अगेन यू हैव टू फाइंड मोर ए बी सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. अब क्या होगा? और आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है. 1 का पार्ट खत्म हो गया. देखिए बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को पिक किए और फर्स्ट एलिमेंट से देखते हैं कि फर्स्ट से कौन कौन डिविजिबल है. तो चूंकि 1 से क्या सारा डिविजिबल है. अब हम 2 से देखेंगे. तो अगर हम 2 पिक करते हैं तो 2 से डिविजिबल कौन सा होगा? 4 और 6. सो वी हैव 2,4 एंड 2,6. 2,3 होगा क्या? नहीं होगा. क्यों? बिकॉज 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. नाउ लेट्स गो टू 3. अब अगर हम 3 पे आते हैं तो 3 से क्या है? 4 डिविजिबल नहीं होगा. 3 से 6 डिविजिबल होगा. सो वी हैव 3,6. ये तो हो गया. बट देयर आर मोर पेयर्स. दैट इज द पार्ट ऑफ दिस आर. ए अगर बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए है तो देयर आर केसेस वेयर ए एंड बी आर इक्वल. क्योंकि अगर दो नंबर इक्वल है तो उस केस में भी क्या होगा? जो मेरा बी होगा वो ए से क्या होगा? डिविजिबल होगा. मींस देयर आर पेयर्स लाइक 1,1. और 1,1 इसलिए भी होगा बिकॉज इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो उसमें 1,1 लाई करेगा. क्योंकि ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं. तो जब 1 का 1 के साथ पेयर बनाएंगे क्या बनेगा? 1 1.
सो क्या ये इस R में लाई करेगा? तो ये लाई करेगा बिकॉज दिस सेटिस्फाइज दिस कंडीशन. 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 2, 3 is divisible by 3, 4 is divisible by 4 and 6 is divisible by 6. Now if there are any more pairs, can you find more pairs which will satisfy this condition? No, you can't. There are no other pairs. तो ये हुआ मेरा जो भी R पूछा गया उसका आंसर कि आखिर इस R में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. इन दिस क्वेश्चन इसी में इंक्लूड किया गया है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज. तो व्हाट विल बी डोमेन? सो डोमेन विल बी, डोमेन क्या क्या है? सो डोमेन इज सिंपली द सेट ए, जिस सेट पे हम डिफाइन किया, दिस इज द फर्स्ट सेट, दिस इज आवर डोमेन, दिस इज आवर कोडोमेन. ठीक है, तो हमको क्या निकालना है यहाँ? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. सो डोमेन इज सिंपली 1 2 3 4 and 6. Codomain is also the same set A. Now let's find range. अब रेंज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? सो वी हैव टू चेक R. R में हमको देखना है कि R का जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हमने बनाया है उस ऑर्डर्ड पेयर्स में जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या क्या आए हैं. तो अगर हम देखें 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 भी है, 4 भी है एंड इवन 6 भी है. मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो रेंज में भी आए हैं. सो वी हैव 1 2 3 4 एंड 6. सो इन दिस केस कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज. जो मेरा कोडोमेन का सेट है और जो रेंज का सेट है बोथ ऑफ दीज आर इक्वल. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस. So we have two functions. The first function is f of x is minus of mod x. आपको क्या करना है? इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है. तो डोमेन क्या होगा? क्योंकि mod x के बारे में we have already discussed about mod x. mod x का कार्य कैसा होता है? इसका डोमेन क्या होता है? ऑलवेज रियल नंबर. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ mod x? x क्या है? x का वैल्यू आप पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो या एनी रियल नंबर डालो, this will produce this whole thing, that is mod x. This mod x will always produce a positive number or positive quantity. तो जो मेरा डोमेन पार्ट है वो तो क्या होगा? पूरा रियल नंबर, बिकॉज दिस mod f of x mod x. सबसे पहले mod x को डिफाइन करें. तो mod x का डेफिनेशन क्या था? मॉडुलस फंक्शन में we have seen. So it is plus x if x greater than equal to 0, minus x if x is less than 0. तो हमको क्या डिफाइन करना है? मॉडुलस माइनस ऑफ मॉडुलस x. तो इसमें क्या होगा? सिंपली उल्टा कर देते हैं. सो दिस इज माइनस x when x is greater than equal to 0. This is this is plus x when x is less than 0. So this is how you will define minus of mod x. अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो डोमेन है वो क्या है? पूरा रियल नंबर है. x greater than 0 मतलब पूरा पॉजिटिव साइड के लिए डिफाइन है, x less than 0 मतलब पूरा नेगेटिव साइड के लिए भी डिफाइंड है. व्हाट इज द रेंज? Now if you draw again the graph of this function, the range matters. अब आखिर मेरा जो रेंज है वो क्या होगा? तो अगर mod x का ग्राफ हमको पता है, ठीक है, यहां पर अगर आप एक चीज चेक करो, तो अगर हम ये देखें कि जो मेरा ग्राफ है, अगर x पॉजिटिव साइड के लिए जाएं तो x पॉजिटिव साइड के लिए ग्राफ है y is equal to minus of x. So let us draw the graph of this function. This is x, this one is y. सबसे पहले हम देखते हैं x लेस देन 0 के लिए. तो अगर हम x लेस देन 0 के लिए बात करें, तो अगर नेगेटिव साइड के लिए बात करें तो जो मेरा y जो इक्वेशन है वो क्या होगा? फॉर नेगेटिव साइड y इज इक्वल टू x, और y इज इक्वल टू x का इक्वेशन कैसा होता है? पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो चूंकि पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन बट वी कैन नॉट क्रॉस हियर. क्यों? क्योंकि जो मेरा इंटरवल है वो क्या है? नेगेटिव साइड है, तो ये इधर ही रहेगा. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू x. ये कौन सा इंटरवल के लिए हो गया? x इज इक्वल टू x
लेस देन जीरो, नेगेटिव साइड के लिए, फॉर पॉजिटिव साइड एंड इंक्लूडिंग जीरो। अब जीरो से इधर के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का कर्व कैसा था, दिस वाज लाइक दिस। तो चूंकि हमको क्या पार्ट लेना है, सिर्फ पॉजिटिव साइड वाले पार्ट को लेना है, सो सिर्फ ये पार्ट हम ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द कर्व ऑफ माइनस ऑफ मॉड एक्स, दिस इज द कर्व ऑफ माइनस ऑफ मॉड एक्स। तो अगर इसका डोमेन देखो तो डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर, व्हाट विल बी द रेंज, सो द रेंज इज द स्पैन ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे ये कर्व कहां से कहां तक स्प्रेड है, कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो ये स्टार्ट हो रहा कहां से, जीरो से, और कहां तक गया है, माइनस इंफिनिटी तक। सो द रेंज इज नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब इस साइड में कोई भी रियल नंबर उठा लो, दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। वन मोर प्रॉब्लम, you have to find the domain and range of one more function, and the function is under root of 9 minus x square, under root of 9 minus x square. So let us solve this. Under root of 9 minus x square. So before finding the domain find करने से पहले always try to find the range find करने से पहले first of all you must find the domain. तो अगर हम domain define करें तो किसी भी root fx type of functions का domain कैसे define करते थे, so the domain is defined when fx is greater than 0, ठीक है, it can be equal to 0 to। सो किसी भी रूट वाले फंक्शन का अगर हमको डिफाइन करना है तो उसका डेफिनेशन क्या था कि जो मेरा fx है, दिस fx मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दिस केस इक्वलिटी होल्ड्स, बट अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इक्वलिटी नहीं लगाते। तो हमको इसको सॉल्व करना होगा। व्हाट इज fx, 9 minus x square is greater than equal to 0। if you break this will be x square, or simply you can write a square minus b square, this is 3 plus x, 3 minus x is greater than equal to 0 using wavy curve method। wavy curve method के थ्रू इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सो एक वैल्यू आएगा x का -3, एक आएगा +3। वेयर इज 0, 0 is lying in this interval। if you put 0, so this is 0 and this one is 0, so positive multiplied by positive, this gives positive, this is negative and this one is negative। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ग्रेटर देन 0, मतलब कौन सा इंटरवल होगा। सो x belongs to -3 to +3। so this is our domain। अब जो डोमेन अगर ऐसा आ गया तो कभी भी अगर जब मैंने रेंज के पार्ट को डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड द रेंज, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के मैंने देखे थे कि रेंज अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए, अलग अलग टाइप के डोमेन्स के लिए रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हो जहां पर मेरा जो डोमेन है वो एक पार्टिकुलर इंटरवल है, तो यहाँ पर अगर हमको रेंज फाइंड करना है तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। जहां आप fx लिखे हो वहां पर उसको रिप्लेस करके वहां पर हम क्या ले लेंगे, y, एंड नाउ वी विल एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। बोलने का क्या मतलब हुआ, इफ वी टेक दिस एज y, दिस इज 9 minus x square, square both side, this will get to y square 9 minus x square। अब आपको करना क्या है कि एक साइड सिर्फ x बचाना है, बाकी साइड, बाकी जो टर्म है उसको दूसरे साइड लेकर जाना है। तो अगर हम x स्क्वायर को इधर रखते हैं, सो x स्क्वायर इधर, ये दिस विल बी 9 minus y square, बट हमको क्या चाहिए, वी वांट x। तो अगर x को हटाएं, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 9 minus y square। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा x पार्ट है, दैट x पार्ट becomes 9 minus y square। अब चूंकि ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है, इसका डोमेन डिफाइंड है। डोमेन डिफाइन होने का मतलब कि मेरा x पार्ट जो है वो क्या है, डिफाइंड है। तो अगर x मेरा डिफाइंड है और यहाँ हम देख रहे हैं कि x किसके बराबर आ रहा है, 9 minus y square के बराबर, तो x कब डिफाइंड होगा, जब मेरा ये पूरा टर्म डिफाइन हो। और ये पूरा टर्म कब डिफाइन होगा, जब 9 minus y square is greater than equal to 0। बोलने का क्या मतलब हुआ कि चूंकि यहां भी एक टर्म क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर एक टर्म है, और स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म
जब पॉजिटिव होगा तभी वो क्या होगा, ये पूरा पार्ट क्या होगा, रियल नंबर पे डिफाइंड होगा, और इन दैट केस x भी डिफाइंड होगा. सो वी हैव एन इक्वालिटी टू सॉल्व. अगेन दिस इज 3 plus y, 3 minus y, which is greater than equal to 0. So after plotting this, minus 3 plus 3, so this is positive, this one is negative, this one is negative. क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछ रहा है, दैट मींस पॉजिटिव पूछ रहा है. तो सॉल्यूशन कहां से कहां तक होगा, इस इंटरवल में. सो आवर y lies between -3 to +3. और y होगा क्या, जिस तरह से x का जो पार्ट है, जो x का सॉल्यूशन निकला, दैट गिव्स यू डोमेन. तो जो y का सॉल्यूशन निकला, दैट y विल गिव यू रेंज. सो आवर रेंज इज -3 to +3 and that is a closed interval on both sides. अगर आप इसका कर्व ड्रा करो, the curve of this function will be a circle having a radius of 3, 0, 0, 3, -3, 0, 0, -3. So this curve is representing a circle of radius 3 and center at 0, 0. तो अगर आप इसका डोमेन यहाँ से भी देखो तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, यहाँ -3 से +3 तक. और अगर हम रेंज भी चेक करें तो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -3 से +3 तक. सो इफ यू नो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, यू कैन इजीली टेल द डोमेन एंड रेंज. बट इफ यू डोंट, देन दिस इज द बेसिक प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग द फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. So for this video it is almost everything. In the next video we will solve some more problems, so stay tuned. Thank you.